हेलो स्टूडेंट बच्चों, कैसे हो आफ्टर समर वेकेशन। उम्मीद है कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और घर पे कुशल मंगल होंगे, घर पे सेफ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, समर वेकेशन के अंदर आपको सभी को मैंने काम दिया था। उम्मीद है कि 1 जून से लेकर और अभी तक आपने सभी ने अच्छा काम किया होगा और अपनी अपनी नोटबुक को मुझे चेक करने के लिए मैं आपको एक टाइम दूंगा इस वीक के अंदर, या तो सैटरडे को या संडे को। तो सभी बच्चे मुझे व्हाट्सअप कर देंगे अपनी नोटबुक, जो भी आपने होमवर्क किया है, जो भी समर वेकेशन का जो आपने काम किया है, उसका सभी बच्चे मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। सभी बच्चे जो जो आपने काम किया है, जो भी, और बीच के अंदर एक आपका टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मैं एक भी टेस्ट भी लूँगा, 10 जुलाई से पहले एक टेस्ट भी दिया जाएगा। उस टेस्ट के बिहाफ पर हम आपको आपका मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आपने समर वेकेशन के अंदर जो काम दिया है, क्या वो पूरी पारदर्शिता से किया है या नहीं। तो सभी बच्चे अच्छे से अपनी नोटबुक मुझे चेक करवाएंगे, अपने भेजेंगे, और उसके साथ साथ आगे जो आपको काम दिया जाता है उसका काम भी आप कंटिन्यू करेंगे। चलो बच्चों, हाँ, आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या, हम अपनी नेक्स्ट किताब, हमारी हिस्ट्री की किताब है, वो इतिहास की किताब है। इतिहास की किताब का पहला चैप्टर हम करा रहे हैं समर वेकेशन के बाद। ये चैप्टर काफ़ी लंबा रहेगा, क्योंकि पहले मैं आपको बच्चों कुछ बता देता हूँ। देखो, विश्व के अंदर, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर, जब भी किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी हुई है, जब भी किसी प्रकार का कोई विवाद हुआ है, तो समय समय पर उसके विरुद्ध लोगों ने एक नई मुहिम चलाई है, लोगों ने उसके खिलाफ एक नया प्रदर्शन किया है। और वही प्रदर्शन क्या कहलाता है, क्रांति का भी रूप ले लेता है कई बार। भारत के अंदर भी बहुत समय, भारत में भी इसी प्रकार से समय समय पर क्रांति हुई। जैसे कि 1857 की क्रांति आप मान सकते हो। फिर आज़ादी की लड़ाई, हमने 1947 से पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमारे देश के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर भी समय समय पर हुई। और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम हमारा आज इतिहास का एक चैप्टर है, उसको हम शुरू करते हैं। और उसके अंदर जो पहला चैप्टर है हमारा, वो इतिहास का है, वो है फ्रांसीसी क्रांति। देखो बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, फ्रांस के अंदर, यानी कि जो राजा की जो तानाशाही थी, उस तानाशाही को अंकुश लगाने के लिए लोगों ने उसके खिलाफ जो प्रदर्शन, जो विद्रोह किया, वही क्रांति कहलाती है। ये कब हुई ये क्रांति? 1789 में, 1789 के अंदर ये क्रांति शुरू हुई। आज हम उसी क्रांति को इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे बच्चों। देखो, 14 जुलाई 1789 को, मैं पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सारांश बता देता हूँ। 14 जुलाई 1789 की सुबह थी कि पेरिस आप जानते हो, फ्रांस की कैपिटल, पेरिस नगर में आतंक का माहौल बहला हुआ था। और सम्राट ने, जो वहाँ का सम्राट, इट मीन्स जो वहाँ का राजा था, राजा ने सेना को शहर में घुसने के लिए आदेश दे दिया कि लोग जिस प्रकार से मतलब कि माहौल क्रिएट कर रहे हैं, उस माहौल को सही प्रकार से प्रदर्शित करने, मतलब कि उस पर अंकुश लगाने के लिए, यानी कि उस पर बैन लगाया जा सके, इसलिए सम्राट ने वहाँ पर मतलब कि अपनी आर्मी डिप्लूट कर दिया, अपनी सेना का शासन डिप्लूट कर दिया, आदेश दे दिया। और अफवाह थी कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने के आदेश देने वाला था राजा, लेकिन लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल, एक जगह का नाम था, यानी कि पेरिस के अंदर एक जगह का नाम था टाउन हॉल के अंदर वो सामने एकत्रित हो गए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत सारी सरकारी भवनों पर जबरन कब्जा करने लगे और अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बटा हुआ था, तो पेरिस पूर्वी भाग पर चल पड़ा। और बास्तिलीन किला, एक किला था
जैसे हमारे यहाँ पर है, जैसे लाल किला है, जैसे इस प्रकार से वहाँ पर पेरिस के अंदर भी एक किला था। जैसे बास्लिन किले को जेल को तोड़ डालने की जो प्रक्रिया थी, वहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी और लोग उस तरफ चल पड़े कि उनको हम जेल को, उसको बास्लिन जेल को हम खत्म करेंगे, तोड़ेंगे, और संभावना थी। हथियारों पर कब्जा करने की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्लिन का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए वहां पर लोगों ने। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों के प्रतीक होने के कारण वह बास्लिन किला लोगों का घृणा का केंद्र भी बन गया था। यानी कि वहाँ पर लोगों के साथ अमानवीय घटनाएं घटी जा रही थी, उसके कारण वहाँ पर भी घृणा का केंद्र बढ़ गया था। इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार के उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस के बतौर पर समृद्धि को सौंपना चाहते कि हमने इस किले को ढाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने अपने पास स्मृति यानी कि पहचान के तौर पर, अपनी मेमोराइज के तौर पर उन्होंने वो रख लिया। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में इस प्रकार का संघर्ष रहा। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध करने लगी। जो ब्रेड्स वगैरह थी उसकी, मतलब कि किस कारण से विरोध हो रहा था सम्राट का, यानी कि पाव रोटी आप जानते हो जो ब्रेड्स होती है, उस ब्रेड्स की कीमत भी लगातार बढ़ रही थी और उस बढ़ी हुई कीमत के कारण भी लोग आगे उस चीज़ का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। यानी कि उस चीज़ का क्या कर रहे थे, यानी कि विरोध कर रहे थे राजा का, कि उस पर उनका अंकुश नहीं है। बाद में इस दौर का सिंहासनावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इस घटनाक्रम की शुरुआती कड़ियों से जोड़ा कि ये भी क्रांति का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है, महत्वपूर्ण क्रांति का एक महत्वपूर्ण रूप हो सकता है। तो बच्चों, ये तो मैंने इसका आपको एक ब्रीफ सा मैंने बताया। अब मैं इसकी पूरी घटनाक्रम के बारे में आपको इस चैप्टर में के माध्यम से आपको पढ़ाता हूँ। देखो, फ्रांस के अंदर 3 वर्गों के अंदर लोग बटे हुए थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। देखो कौन कौन से, प्रथम स्टेट फर्स्ट, दूसरा द्वितीय स्टेट और तीसरा तृतीय स्टेट। 3 स्टेटों के अंदर यानी कि ये बटे हुए थे। प्रथम स्टेट के अंदर कौन आते थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, यानी कि जैसे पादरी वर्ग हैं, पादरी या उच्च या कुलीन वर्ग, जिनको कुलीन वर्ग बोलते थे, अभी आगे चल के आएगा कुलीन वर्ग, ठीक है, या पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट के अंदर वो आते थे, यानी कि उच्च, यहाँ पर उच्च कुलीन थे और यहाँ पर ये कुलीन वर्ग थे। द्वितीय के अंदर क्या थे, कुलीन वर्ग, ये उच्च कुलीन या इसके अंदर पादरी, इसमें कुलीन वर्ग के लोग शामिल थे इसके अंदर। और तृतीय स्टेट के अंदर कौन थे, बड़े व्यवसायी थे, अदालत के कर्मचारी, वकील इत्यादि, किसान कारीगर वगैरह। ये इन तीनों स्टेटों के अंदर किसान, कर्मचारी, व्यवसायी, ये तीनों स्टेट के अंदर इसके अंदर आते थे। यानी कि फ्रांस के अंदर जो समुदाय था वो 3 वर्गों के अंदर बटा हुआ था। प्रथम वर्ग पादरी वर्ग, दूसरे में कुलीन वर्ग या उच्च कुलीन, और तृतीय स्टेट के अंदर यानी कि कर्मचारी, किसान, व्यवसायी और अदालती जो कर्मचारी, वकील वगैरह, किसान कारीगर या छोटे किसान या भूमिहीन किसान, मजदूर वगैरह, ये तृतीय स्टेटों के अंदर आते थे। अब उसके अंदर प्रोसेस क्या था कि इनको जो कर, जो टैक्स देते थे, वो प्रथम वर्ग था जिसके अंदर पादरी वर्ग थे, वो टैक्सों से बिल्कुल टैक्स जिनको पे नहीं करना होता था। द्वितीय तृतीय कर के अंदर, और तृतीय कर के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी थी, इस चीज़ को लेकर विवाद था। आइए हम उसके बारे में आप अपनी किताब खोल लीजिए और उसके बारे में पढ़ते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की क्या दुर्दशा थी, और उस दुर्दशा के बारे में हम पढ़ते हैं। बच्चों, सन 1774 में 1774 के अंदर 1774 में बुर्बो राजवंश, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर हुए हैं, जैसे मुगल एम्पायर हुए हैं, मराठा हुए हैं, जो भी हुए हैं, इसी प्रकार से वहाँ पर भी एक राजवंश था, यानी कि राजशाही थी। तो 1774 के अंदर बुर्बो राजवंश के लुई 16 कौन थे, लुई
16 राजा का नाम था, लुई 16 यानी कि 16 क्रम में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुए, यानी फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे। उसके बाद उस समय उसकी उम्र केवल कितनी थी, 20 साल थी, और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एरोतोत से हुआ था, एरोएनतेत से हुआ था। और राज्यरोहण के बाद, यानी कि जो लुई 16 था उसने राज्यरोहण के बाद क्या किया, उसके बाद राजकोष ही खाली कर दिया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के में वित्तीय संकट नष्ट हो चुका था। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार का शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची होगा बोझ अलग से था। लुई 16 में शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को उसका साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए सहायता मांगी। यानी कि 16 ने फ्रांस के जो शासक थे उसने ब्रिटेन से सहायता की अपील की कि अमेरिका के जो 13 राजवंश थे उनको किस प्रकार से आज़ाद करा जाए। इस युद्ध के चलते फ्रांस में 10 अरब लिब्रे वहाँ की लिब्रे क्या थी, मुद्रा का नाम था। फ्रांस की उस समय मुद्रा का क्या नाम था, लिब्रे। ध्यान रहे, कई बार पूछा जाता है 1 नंबर में फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या था, लिब्रे। ठीक है, उस समय तो 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज जुड़ा हुआ था फ्रांस के साथ, पर पहले ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था और सरकार ने कर्जदारों पर 10% ब्याज की मांग की करने लगी। जिसके फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहा था और बड़े कर्ज को चुकाने के लिए मजबूर थे। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार या सरकारी कर्मचारियों के विश्वविद्यालयों के चलाने से फ्रांसीसी सरकार का करों में वृद्धि होती चली गई और यह कदम भी नाफरअंदाजी होता चला गया। यानी कि सरकार को ये मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ गया। इसमें केवल तीसरे स्टेट के लोग ऐसे थे जो जनसाधारण लोग कहते थे, वो इस कर्ज को अदा करने के लिए उन पर ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया। विभिन्न वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का एक अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज की संस्थाओं के लिए होता था। ठीक है बच्चों, फ्रांसीसी समाज का वर्ग व्यवस्थित रूप से दर्शाया गया है, जैसा कि मैंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय दर्शाया गया है। इसके अंदर पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, यानी कि तृतीय वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा थे। लेकिन जमीन के मालिकन किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीनों पर कुलीन, चर्चों तथा तीसरे स्टेट वर्गों का अधिकार था। प्रथम दो स्टेट यानी कि पादरी और कुलीन वर्ग, प्रथम दो स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्गों के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मजात से उनको प्रदान किए जाते कि आपको ये अधिकार शुरू से ही, प्रारंभ से ही प्राप्त है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार या राज्य को दिए जाने वाले करों की छूट दी जाती थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के लिए खेतों को सैन्य करों द्वारा सड़कों का निर्माण करने के लिए सहयोग देते थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, जिसे हम क्या कहते थे, टाइड कर कहते थे। ताइब यानी कि जो धार्मिक कर था, जो गैर उनको लेकर दिया जाता था। और ऊपर में तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को कर चुकाना पड़ता था। इन करों को हम क्या कहते थे, टाइड और टाइल, जो प्रत्यक्ष कर थे, प्रत्यक्ष कर के रूप और अप्रत्यक्ष कर में शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर लगाया जाता था और इस प्रकार से वित्तीय कामकाज का सारा बोझ किस पर आता था, तीसरे वर्ग के लोगों पर, यानी कि तृतीय स्टेट के लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा कर का बोझ आता था। इस प्रकार से एक बार फिर से मैं आपको कह रहा था कि फ्रांसीसी मुद्रा का नाम क्या था, लिव्रे, जो 1794 के अंदर समाप्त कर दी गई थी। उससे पहले थी, 1794 में इसको खत्म कर दिया गया था। स्टेट इन 3 वर्गों के अंदर बड़ा हुआ था, यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ग।
पादरी वर्ग जो चर्च के अंदर विशेष कार्य करने वाले लोगों का समूह होता था उसको पादरी वर्ग बोलते थे, जो प्रथम वर्ग के अंदर आते थे। टाइड यानी कि चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था, और टाइल सीधे राज्य से जनता से लिया जाता था। तो ये दो कर थे, इनके बारे में अभी तक इसमें हमने पढ़ा। आगे पढ़ते हैं जीने के लिए संघर्ष, उसके बारे में। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई, जिसके परिणामस्वरूप अनाज की तुलना उनकी मांग में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती आ गई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और मजदूरी का तय मालिक करता था कि उनको कितना देंगे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ी, जिसके फलस्वरूप अमीर गरीबों के बीच के अंदर क्या थी, खाई बढ़ती चली गई। अमीर ज़्यादा अमीर होते चले गए, गरीब ज़्यादा कमज़ोर होते चले गए, और स्थितियों को में लगातार क्या होता गया, बदलाव आता चला गया, चेंजमेंट आता गया। सूखे यानी कि बारिश न होना, प्रकोप, अकाल, महामारी, त्रासदी के कारण लोग और ज़्यादा जीविका संकट के दौर के अंदर और ज़्यादा फंसते चले गए, यानी कि उनका जीविका संकट था वो और ज़्यादा क्या हो गया, दुर्विकसित हो गया। खराब फसल होना, महामारी व पाव रोटी की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण लोगों में क्या हो गई, राजा के प्रति तथा वहाँ की सरकार के प्रति क्या हो गई, उपेक्षा हो गई। उभरते हुए मध्यवर्ग में विशेष अधिकारों का अंत की कल्पना की गई। उसके साथ साथ पहले भी कर बढ़ाने व अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था बदलाने में पूंजी कोई व्यवस्था नहीं थी। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है, जिसमें फैलते समुद्र के पार यानी कि विदेशों से व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित करना था और उनके ऊनी तथा रेशमी कपड़ों का निर्यात करना था। समाज के समृद्ध लोगों में खरीद लेते थे और तीसरे तथा इस वर्ग के लोगों को ये ज़्यादा अधिकार नहीं मिलते थे। प्रथम वर्गों को ज़्यादा अधिकार मिलते थे, तीसरे वर्गों को अधिकार नहीं मिलते थे। और इसी चीज़ को स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे की लड़ाई के लिए ही यह क्रांति 1789 के अंदर हुई। और उस क्रांति के अंदर प्रमुख जो दार्शनिक क्या बोलते हैं, उस समय की जो फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी को प्रदर्शित करने वाले लेखक, राइटर लोग थे, दार्शनिक थे। उन्होंने भी एक दार्शनिक हुए हैं जॉन लॉक ने भी अपनी, और रूसो, जॉन लॉक, हाब्स, लॉक्स और रूसो ने वहाँ की उन्होंने प्रदर्शित की। रूसो ने एक पुस्तक थी, उनका नाम था द टूटराइज ऑफ द गवर्नमेंट, और इसी प्रकार से लॉक ने भी, वहाँ पे जॉन लॉक ने भी राजा की जो दैवी सिद्धांत थे, यानी कि दैवी सिद्धांत कि उनको पीढ़ी दर जो पीढ़ी मिलने वाले सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के बारे में भी खंडन किया था। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अंदर जो बीच में जो सत्ता बंटवारा था, उस बंटवारा के बारे में भी लिखा। जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन को खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो इसी मॉडल पर वहाँ पर क्या हो गई, सरकार का गठन गया, जो मैंने अभी पहले आपको बताया था। दार्शनिकों ने इन विचारों को लेकर विभिन्न संगोष्ठियाँ की तथा लोगों को जागरूक करने के लिए राजा की जो मतलब कि निरंकुशता थी, उसके प्रति अपनी किताबों के अंदर लोगों तक वो ट्रेड पहुंचाया, यानी कि वो चलन पहुंचाया, और उसके बारे में लोगों को अवगत किया, लोगों को उसके बारे में बताया गया। और इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए जगह जगह पर यानी कि उन्होंने कर लगा दिया, यानी कि कर जो टैक्स थे वो काफ़ी बढ़ा दिए, और इसी से लोगों में क्या हो गया, गुस्से की भावना भड़क उठी। इसी के कारण क्या हुआ, लोगों के अंदर गुस्से की भावना का जन्म हो गया। तो बच्चों, ये जो मैंने था अभी आपको इसके बारे में बताया, आप अपनी किताब में पढ़ना, चैप्टर के अंदर देखना, कोई डाउट्स हो तो पूछना। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत यानी कि किन परिस्थितियों में, किस एंगल पे हुई, उसके बारे में मैं आपको जो नेक्स्ट सैटरडे को वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में क्यों हुई, उसका कारण क्या था। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसके अंदर आएगी। आज मैंने आपको ये बताया कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का कारण क्या था, क्या क्या मतलब कि इसके वो थे एलिमेंट्स बताए मैंने आपको। चैप्टर को पढ़े ध्यान से सभी बच्चे, उम्मीद है कि सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, चैप्टर को आराम से पढ़ेंगे, कोई डिटेल्स
जो पूछनी हो मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सअप करके भी। इसमें बताया फ्रांसीसी क्रांति 1789 के अंदर हुई, विभिन्न प्रकार के जो कर थे उन करों के बारे में बताया। प्रथम द्वितीय तीन वर्गों के अंदर जो समाज 3 वर्गों के अंदर बटा हुआ था उन तीनों वर्गों के बारे में बताया। इनके बारे में आपको पढ़ना है। एक बार ये मैंने आपकी थोड़ी सी रिकैपिचुलेशन भी कर दी है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।